नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने खेल विशेषज्ञ राजेश राय जी को। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर। 8 बार के ओलंपिक चैंपियन उसेन बोल्ट कोरोना संक्रमित। नोवाक जोकोविच वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में। और साई ने हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक डेविड जॉन का इस्तीफा स्वीकार किया। सबसे पहले बात क्रिकेट की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच साउथहैम्पटन में खेला जा रहा तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है। मैच के 5वें और अंतिम दिन आज मैदान गीला होने के कारण खेल शुरू नहीं हो सका है। कल खेल की समाप्ति तक पाकिस्तान ने फॉलो ऑन के बाद अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 100 रन बना लिए थे। कप्तान अजहर अली 29 और बाबर आजम 4 रन बनाकर क्रीज पर थे। पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 273 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने पहली पारी 8 विकेट पर 583 रन बनाकर घोषित की थी। मेजबान टीम के पास अब भी 210 रन की बढ़त है। 3 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। बारिश और खराब मौसम खेल के लिए नुकसानदेह। देखिए, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। खैर, ये तो दूसरे टेस्ट में ही मालूम चल गया था कि बारिश और खराब मौसम ने कितना असर डाला था। कि दूसरे टेस्ट में दोनों टीमों की एक केवल पाकिस्तान की पारी हुई थी, इंग्लैंड की पारी तो उन्होंने 4 विकेट गंवाने के बाद घोषित कर दी थी। और ये मैच अगर आप इसको देखें तो 5 दिन बारिश और खराब मौसम से बुरी तरह प्रभावित रहा है जी। और स्थिति ये है कि इंग्लैंड के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो इस मैच को जीत सकते थे और सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लेते। खैर, फिलहाल अभी भी 1-0 से आगे हैं और सीरीज उनके नाम होनी तय है। पाकिस्तान की इस मैच में तारीफ करनी होगी क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत बड़ा स्कोर बनाया था और बहुत बड़ा स्कोर 583 का बना के उन्होंने अपनी पारी घोषित की थी। कैप्टन अजहर अली जी, पहला टेस्ट जब समाप्त हुआ तो जो फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान के वसीम अकरम, उन्होंने कहा था कि अगर अजहर अली अपनी टीम को इंस्पायर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इस सीरीज के बाद नया कप्तान पाकिस्तान को ढूंढने की जरूरत है और अजहर अली को अपने पद से हट जाना चाहिए। खैर, लगता है कि अकरम की इन बातों को अजहर अली ने बहुत गंभीरता के साथ लिया और पहली इनिंग में जिस तरह से उन्होंने 141 रन बनाए वो एक बहुत ही उम्दा पारी थी और एक मैं कहूंगा कि साहसिक पारी थी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने, उनकी पिच पर और एक विशाल स्कोर के सामने उन्होंने जिस तरह की पारी खेली वो वास्तव में काबिल तारीफ थी और उनकी इस पारी ने ही पाकिस्तान को लगभग हार से दूर रखा है। खैर, अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन जिस तरह के मैदान के हालात हैं और मौसम की स्थिति है तो ये मैच ड्रॉ की तरफ अग्रसर होता दिखाई दे रहा है और अजहर अली दूसरी पारी में भी 29 रन पर नाबाद हैं। अगर आप चौथे दिन का खेल देखें तो पाकिस्तान ने बहुत धीमी बल्लेबाजी की थी जी। पूरे दिन भर में केवल 56 ओवर का खेल हुआ था और 56 ओवर के खेल में पाकिस्तान ने सिर्फ 100 रन बनाए थे। यानी साफ था कि वो मैच को ड्रॉ कराने की तरफ खेल रहे थे और इसमें अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए किसी जीत की से कम नहीं होगा क्योंकि अगर आप सीरीज का पहला मैच हार जाते हैं, आपके मोरल डाउन है, आपका मनोबल गिरा हुआ है और मेजबान टीम हावी है, ऐसे में अगर आप सीरीज को 1-0 से हारते हैं 3 टेस्ट मैचों की सीरीज को, तो ये जो मैच है आखिरी मैच, जिस तरह से पाकिस्तान ने गट्सी खेल का प्रदर्शन किया है तो वो उनके फेवर में जाता है कि उन्होंने इस मैच को एक हद तक ड्रॉ करा लिया। राजेश जी, इससे पहले कि अगर हम इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों की बात करें, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो अजहर अली ने अपनी कप्तानी बचा ली इस शतकीय पारी के बदौलत। साथ ही साथ शान मसूद ने पहले टेस्ट मैच में शतक बनाया। मोहम्मद रिजवान एक बढ़िया खिलाड़ी के तौर पर उभर कर आए इस टेस्ट मैच में, लेकिन फवाद आलम ने निराश किया। देखिए, पाकिस्तान की टीम भी अगर आप देखें तो एक तरह से आप उसे मान सकते हैं कि एक नए दौर से गुजर रही है जी। उसको भी अपनी टीम को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है क्योंकि जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जो टीम के कोच मिसबाउल हक हैं या गेंदबाजी कोच वकार यूनुस हैं, वो चाहते हैं कि इस टीम को बिल्ड किया जाए जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपने देश में सीरीज नहीं खेल पाता है, इसका असर पड़ता है। एक आध हल्की फुल्की सीरीज उसके अपने देश में हुई है जी। और जिस तरह से कोरोना के टाइम में 1 महीने पहले पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड पहुंची, तैयारी करने के बाद से वो सीरीज खेलने उतरी और पहला टेस्ट हार गई जी। तो उसे लेकर पाकिस्तान पर काफी सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या ये टीम पूरे 3 सीरीज तक अपने किसी भी तरह की लय को हासिल कर पाएगी। खैर, दूसरा टेस्ट तो बहुत ज्यादा बुरी तरह बारिश से प्रभावित रहा था और ड्रॉ हुआ था
और तीसरे टेस्ट में भी हालात कुछ सुधरे नहीं। ये जो मौसम है वहां का, इंग्लैंड का, बारिश का होना, खराब रोशनी हो जाना और मैदान गीला रहना, तो ये खिलाड़ियों का देखिए बहुत जरूरी होता है कि एक मोमेंटम बना रहे। अगर पांचों दिन आप एक लय के साथ खेल रहे होते हैं तो इंग्लैंड की टीम या पाकिस्तान की टीम और जो दर्शक इस मैच को टीवी पर देख रहे हैं, मैदान में नहीं देख रहे, क्योंकि ये पूरी सीरीज बिना दर्शकों के खेली जा रही है, जो लोग उसको टीवी पर देख रहे हैं वो एक मोमेंटम चाहते हैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का खेल हुआ, फिर आधे घंटे बारिश हो गई, फिर आधे घंटे मैदान गीला रहा, फिर दोबारा खेल शुरू होता है, तो गेंदबाजों की लय भी खराब होती है, बैट्समैन की अपनी लय भी खराब होती है। तो इन हालात में जो पारी अजहर अली ने पहली इनिंग में खेली 141 रन की नाबाद, सबसे बड़ी बात है कि वो नाबाद लौटे थे और उन्होंने एक छोर संभाले रखा था। खैर फॉलो ऑन तो हुआ, लेकिन इंग्लैंड के पास जो चांस था वो कल जो चौथे दिन जो बारिश हुई और केवल 56 ओवर का खेल हुआ, उसमें पाकिस्तानी बैट्समैन ने काफी संघर्ष किया। और आज इंग्लैंड को उम्मीद थी कि अगर मौसम साफ रहता, लेकिन कल ही भविष्यवाणी हो गई थी कि 5वें दिन भी मौसम खराब रहेगा और यही वजह थी कि अभी तक खेल शुरू नहीं हो पाया है। और अगर अब हो भी पाता है तो मैक्सिमम इसका नतीजा ड्रॉ ही निकलेगा। आपसे एक छोटा सा रिएक्शन, जेम्स एंडरसन 599 नॉट आउट। ओहो, ये देखिए हैरानी की बात रहेगी कि अगर आज मैच शुरू हो जाता है किसी भी तरह से और उन्हें अगर वो 2 ओवर भी फेंकने को मिल जाते हैं, 3 ओवर भी फेंकने को मिल जाते हैं, वो चाहेंगे कि वो 1 विकेट मिल जाए, वो अपना 600वां विकेट पूरा कर लें। क्योंकि अगर आज मौसम उनको बॉल करने की इजाजत नहीं देता है और मैच ड्रॉ रहता है, वो कोई एक बॉल भी नहीं फेंक पाते हैं, तो उनको अपने 600वें विकेट के लिए 2021 का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि यहां से अब सीजन के आखिरी तक, यानी इस साल के आखिरी तक इंग्लैंड के पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। सीमित ओवरों की सीरीज उन्होंने जरूर खेलनी है और फिर 2021 तक का इंतजार। सोचिए, अगस्त का महीना है, 4 महीने और दिसंबर, और अगला जो साल जाएगा जिसमें भारत ने इंग्लैंड की मेजबानी भी करनी है टेस्ट सीरीज के लिए अपने देश में, तो वहां इनका इंतजार वहां तक चला जाएगा कि वो 600 विकेट शायद भारत की जमीन पर आके पूरे करें। जी हां, एंडरसन का इंतजार देखना है कि लंबा होता है या फिर 600 विकेट का कारनामा वो आज पूरा कर लेते हैं। श्रीलंका के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज थरंगा परणविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज थरंगा ने 32 टेस्ट मैच में 1792 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 222 मुकाबलों में 14,940 रन बनाए हैं। थरंगा ने अंतिम बार 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने आज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज रायन हैरिस को टीम का गेंदबाजी कोच बनाया है। टीम के मौजूदा गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स निजी कारणों से इस बार टीम से नहीं जुड़ सकेंगे, जिसके कारण टीम ने हैरिस को यह जिम्मेदारी दी है। हैरिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट में 113 और 44 T20 विकेट लिए हैं। वो 2009 में आईपीएल विजेता टीम डेक्कन चार्जर्स के हिस्सा थे। एक अच्छा फैसला? देखिए, अच्छा फैसला इस सूरत में कहा जा सकता है कि आमतौर पर अगर आप आईपीएल टीमों को देखें तो जब कोच हायर करने की स्थिति आती है कि जो हेड कोच हो, जो टीम की पूरी जिम्मेदारी संभाले, तो जो आईपीएल टीमें हैं वो विदेशी खिलाड़ियों को ज्यादा प्रेफर करती हैं। तो अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि आईपीएल एक भारतीय टूर्नामेंट है और इसमें भारतीय कोच आपको अधिकतर सहायक कोच की भूमिका में दिखते हैं। अगर कोई हेड कोच होता है तो वो विदेशी खिलाड़ी होता है। खैर, क्योंकि ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट है, प्रोफेशनल क्लब टूर्नामेंट है, क्लब टूर्नामेंट की क्योंकि 8 टीमें खेल रही हैं, सभी प्राइवेट टीमें हैं, तो उसमें हर टीम मैनेजमेंट को इस बात की आजादी है कि वो अपनी पसंद का कोई भी कोच नियुक्त करें। तो हो सकता है कि जो आईपीएल टीमें हैं उन्हें विदेशी कोच रखने में ज्यादा आसानी रहती हो, जिनके साथ वो अपने खिलाड़ियों का तालमेल बिठा सकें, या उन्हें लगता है कि विदेशी कोच खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेन कर सकते हैं। यहां मैं थोड़ा सा इस बात से डिफर करता हूं कि भारतीय कोचों को एक प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो क्योंकि जब आईपीएल की हम बात करते हैं तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग भारतीय टूर्नामेंट, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को सब लोग खेलते हुए देखना चाहते हैं। खैर, फिर भी अंत में वही है कि एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट में एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट किसको पसंद करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। और दिल्ली कैपिटल्स की अगर सपोर्टिंग टीम की बात करें, कोचिंग टीम की, तो उसमें रिकी पॉन्टिंग हैं, अब रायन हैरिस जुड़ चुके हैं, मोहम्मद कैफ हैं। देखिए, रिकी पॉन्टिंग उनके मेन कोच हैं और मोहम्मद कैफ की बात करें तो जैसे मैं कह रहा था वो उनके सहायक कोच हैं। लेकिन मोहम्मद कैफ क्योंकि भारत के एक बहुत ही उम्दा फील्डर रह चुके हैं, मध्यक्रम के सशक्त बल्लेबाज थे, उनकी टीम में मौजूदगी खिलाड़ियों को उनकी फिटनेस, मोहम्मद कैफ हमेशा अपने कैरियर में फिटनेस,
बेहतरीन फील्डिंग और शानदार कैचों के लिए जाने जाते थे। तो वो इस टीम में के खिलाड़ियों में इस बात को भरने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आईपीएल में एक 20 ओवर का खेल होता है और 20 ओवर में अगर आप पूरी जान लगा देते हैं तो आपकी टीम जीत सकती है। जी बिल्कुल, आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है। फर्राटा दौड़ के बेताज बादशाह जमैका के उसेन बोल्ट कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उसेन बोल्ट ने शनिवार को कोरोना की जांच कराई थी और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने पिछले सप्ताह ही अपना 34वां जन्मदिन मनाया था और इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया था। वो बिना मास्क लगाए पार्टी में शामिल हुए थे। तो बोल्ट के प्रशंसकों के लिए निराशाजनक खबर। बिल्कुल निराशाजनक खबर है, लेकिन ये एक सावधानी है, एक मैसेज है, एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो मास्क को और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है, कोरोना में जो 2 महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं कि आप हमेशा मास्क पहने जब भी आप बाहर निकलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें। जो इन चीजों का पालन नहीं करता है वो हमेशा उस चीज के खतरे में रहता है कि उसको इसका संक्रमण हो सकता है। कुछ महीने पहले याद कीजिए, कुछ महीने का ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर जोकोविच का एड्रिया टूर हुआ था। उस समय भी ऐसी तस्वीरें आई थी कि खिलाड़ी पार्टी कर रहे थे, मास्क नहीं पहने हुए थे, एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे और उस समय जोकोविच को भी कोरोना हुआ था वायरस और उनके साथ उनकी वाइफ को हुआ था, टीम उनके कोच को हुआ था और उस टूर में खेलने वाले 3 और खिलाड़ियों को भी हुआ था। जी बिल्कुल। तो उसी समय ये चेतावनी सभी खिलाड़ियों को मिल जानी चाहिए थी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना है। अगर बोल्ट ने गलती की है तो ये एक नसीहत सभी खिलाड़ियों के लिए है कि जब भी आप मैदान में खेलने उतर रहे हैं, क्योंकि खेल की वापसी करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो, क्रिकेट का हो या कोई भी अन्य खेल हो। जब खेल की वापसी करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे बड़े स्टार प्लेयर अगर कोरोना से संक्रमित होते हैं तो वो एक अलग किस्म का मैसेज खेल के मैदान में जाएगा कि आप मैदान में वापसी कैसे करें। तो ये बहुत जरूरी है कि जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो इन चीजों का पालन करें और सोसाइटी को और खासतौर पर खिलाड़ियों को एक सकारात्मक संदेश दें। इस जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में वेस्टइंडीज के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल भी थे, लेकिन उनका कोरोना टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया है। विंडीज और किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाज गेल ने आईपीएल के लिए संयुक्त अरब अमारात के लिए रवाना होने से पहले कोरोना टेस्ट करवाया था जो नेगेटिव आया है और अब वो समय से अपनी टीम के साथ जुड़ सकेंगे। टेनिस की बात करते हैं। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है जो इस साल के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की तैयारियों के लिहाज से देखा जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है इस टूर्नामेंट में, आइए सुनते हैं नवीन की ये रिपोर्ट। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने गर्दन में दर्द और हर सेट में पिछड़ने के बावजूद वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीत के साथ एटीपी टूर में वापसी की है। जोकोविच ने राउंड ऑफ 32 में रिचर्ड बैरानकिस पर 7-6, 6-4 से जीत दर्ज की। प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना अमेरिका के टेनिस सेंट प्रिंस से होगा, जिन्होंने 15वीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स ऑगर अलीसीमे को 6-7, 6-2, 7-6 से हराया। जोकोविच का 2020 का रिकॉर्ड अब 19-0 हो गया है और वो यूएस ओपन में छठा खिताब जीतने की तैयारियों में जुटे हैं। यूएस ओपन फ्लैशिंग विडोज पर ही 31 अगस्त से शुरू होगा। ओहियो में होने वाला वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन भी यहीं पर खेला जा रहा है। 3 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले डोमिनिक थिएम को हार का सामना करना पड़ा है। फिलिप्स क्राजिनोविच ने थिएम को 6-2, 6-1 से हराया। एंडी मरे ने विश्व के नंबर 5 खिलाड़ी अलेक्सांद्र जेवेरेव को 6-3, 3-6, 7-5 से पराजित करके बाहर का रास्ता दिखाया। महिला वर्ग में सेरेना विलियम्स और नाओमी ओसाका को जीत के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा, जबकि मौजूदा चैंपियन मेडिसन कीज बाहर हो गई। महिला वर्ग में राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में सेरेना और ओसाका को भी जीत के लिए पसीना बहाना पड़ा, जबकि 2 बार की विंबलडन चैंपियन पेत्रा क्विटोवा हार गई। शीर्ष वरीयता प्राप्त कैरोलिना पेलेस्कोवा और सोफिया केनिन रविवार को ही बाहर हो गई थी। सेरेना ने नीदरलैंड की क्वालिफायर और विश्व में 72वें नंबर की अरांत्सा रस को 3 सेट तक चले मैच में 7-6, 3-6, 7-6 से हराया। ये मैच 2 घंटे 48 मिनट तक चला। सेरेना ने 2012 में फ्रेंच ओपन में वर्जीनिया रज्जानो के खिलाफ 3 घंटे 3 मिनट तक चले मैच के बाद पहली बार किसी एक मैच के लिए कोर्ट पर इतना समय बिताया। ओसाका ने भी कैरोलिना मुचोवा को 3 सेट में 6-7, 6-4, 6-2 से पराजित किया। एक अन्य मैच में ऑन्स जाबेर ने मेडिसन कीज को 6-4, 6-1 से हराया। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। कैसे देखते हैं, किन खिलाड़ियों की संभावनाएं देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में? देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि जो यूएस ओपन इस महीने के आखिरी से 29 अगस्त से शुरू होना है, ये उसके लिए एक तैयारी टूर्नामेंट है। पहले से सिंसिनाटी ओपन कहा जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से ये टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में हो रहा है, जहां पर फ्लशिंग मीडोज में यूएस ओपन का आयोजन होना है।
जोकोविच की वापसी, क्योंकि अभी हमने जोकोविच का जिक्र किया था कि अपने एड्रिया टूर के दौरान वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे और सबसे बड़े हाई प्रोफाइल खिलाड़ी हैं यूएस ओपन के लिए जी। तो उनकी वापसी और उनकी जीत बहुत मायने रखती है यूएस ओपन के लिहाज से, और खासतौर पर यह देखते हुए कि यूएस ओपन में इस साल कई बड़े खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस लिया है। बिल्कुल। स्पेन के राफेल नडाल जो वर्ल्ड के नंबर 2 हैं, और जो महिला वर्ग में एश्ले बार्टी जो नंबर 1 हैं, रोमानिया की सिमोना हालेप जो नंबर 2 हैं, जो तमाम कुछ बड़े खिलाड़ियों ने यूएस ओपन से अपना नाम वापस लिया है। तो ये जरूरी है कि ये जो टूर्नामेंट है वेस्टर्न एंड सदर्न क्लासिक जो टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये सफलतापूर्वक निपटे, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए कोरोना को लेकर, कि अगर कोई भी खिलाड़ी संक्रमित इस टूर्नामेंट में होता है तो उसका सीधा असर यूएस ओपन में जाकर पड़ेगा। तो ये टूर्नामेंट यूएस ओपन के लिहाज से मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं अगर वो यहां से सुरक्षित निकलते हैं, सुरक्षित मतलब बिना कोरोना से संक्रमित हुए निकलते हैं, तो यूएस ओपन में खेलने उतरेंगे और साल के आखिरी जो ग्रैंड स्लैम है उसका आकर्षण बना रहेगा। जी बिल्कुल, आपने कुछ खिलाड़ियों का नाम लिया जो इस साल यूएस ओपन से हट गए हैं, उनमें एक और नाम शामिल हो गया है। 2017 की फ्रेंच ओपन चैंपियन एलेना ओस्टापेंको भी यूएस ओपन से हट गई हैं। कार्ला सुआरेज नवारो ने कल टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया था। ओस्टापेंको और सुआरेज नवारो के हटने के कारण कुर्मी नारा और विटनी ओसिग्वे को मुख्य ड्रॉ में जगह दी गई है। हॉकी की बात करें तो भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने आज कहा कि उसने हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में ऑस्ट्रेलिया के डेविड जॉन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जॉन ने भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 18 अगस्त को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों की माने तो जॉन ने साई के द्वारा उनके अनुबंध का बढ़ाए जाने के बाद राष्ट्रीय महासंघ के शीर्ष अधिकारियों के साथ मतभेदों के कारण इस्तीफा दिया है। साई ने हाल में जॉन का अनुबंध सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया था, लेकिन इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ये कहते हुए पद से इस्तीफा दे दिया कि लंबे समय से हॉकी इंडिया उनकी अनदेखी कर रहा है। नाडा से जुड़ी हमारे पास 2 खबरें हैं। दीपिका बता रही हैं क्या कुछ है। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण 22 महीने के लिए निलंबित किया है। पिछले साल जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप की राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए जून में भोपाल में ट्रायल के दौरान बालियान का नमूना लिया गया था, जो प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव आया। उन्होंने 90 किलोग्राम वर्ग में ट्रायल जीता था। निलंबन का समय अब 1 साल 10 महीने का होगा, जो 17 अक्टूबर 2019 से लागू होगा, जब बालियान को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। खिलाड़ी के पास अगले 21 दिन में नाडा के डोपिंग रोधी अपील पैनल में सजा के खिलाफ अपील करने का मौका होगा। उधर नाडा के 3 अधिकारी और 6 डोप नियंत्रण अधिकारी 19 सितंबर से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों के नमूने लेने के लिए संयुक्त अरब अमारात जाएंगे। नाडा के सूत्रों के अनुसार एजेंसी 10 नवंबर तक चलने वाले इस T20 टूर्नामेंट में प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता से अलग कम से कम 50 नमूने एकत्रित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। जिन 3 स्थानों पर मैच होने हैं, वहां प्रत्येक स्थल पर नाडा की 3 टीमें शामिल होंगी, जिसमें 1 अधिकारी और 2 DCO शामिल होंगे। इसके अलावा स्थानीय डोपिंग रोधी संगठन के कर्मचारी भी प्रत्येक स्थल पर उपस्थित रहेंगे। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स 10। राजेश जी, ये एक रेगुलर फीचर है या इस बार कुछ नया हो रहा है? नहीं, ये थोड़ा सा नया मानने को आ रहा है, क्योंकि आईपीएल में आमतौर पर इस तरह के डोपिंग टेस्ट बहुत कम देखने को आते थे, और ये जरूरी भी है, क्योंकि क्रिकेटर आमतौर पर ये देखा जाता है कि वो डोपिंग टेस्ट से दूर रहते हैं जी। वो वेयर अबाउट्स का जो लॉज है उस पर भी आपत्ति उठाते हैं, डोपिंग टेस्ट यानी वाडा या नाडा के नियमों को भी मानने से इनकार करते हैं। लेकिन अगर नाडा ने ये फैसला किया है और वो अपने अधिकारियों को वहां भेज रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का जो सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट माना जाता है, उसके खिलाड़ियों को भी डोपिंग के दायरे में लाया जा रहा है कि आप अपने आप को अलग न समझें, आप दूसरे खिलाड़ियों की तरह हैं। जिस तरह से दूसरे खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में करते हैं, उनका डोपिंग टेस्ट होता है, उनका तमाम तरह के परीक्षण होते हैं, तो ये भी जरूरी है कि क्रिकेटरों का भी डोपिंग टेस्ट हो रहा है, और इसका एक मैसेज जाएगा। मैसेज सबसे साफ और क्लियर होगा कि आप चाहे क्रिकेट यानी जो सबसे लोकप्रिय खेल है उसको खेल रहे हैं, लेकिन आप इस दायरे से बाहर कतई नहीं है। जी बिल्कुल, और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डीनियो को फर्जी पासपोर्ट पर प्रवेश करने के मामले में 6 महीने तक नजरबंद रखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया है। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने रोनाल्डीनियो और उनके भाई रोबर्टो एसिस की सजा को निलंबित किया और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। राजेश जी, अब समय नहीं है कि आपसे किसी और खबर पर चर्चा करें, स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।